everyone. This is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, this is the platform where you can discuss, where you can learn the physics of 11th as well as 12th board. So currently we are dealing with electrostatics. So friends, electrostatic ये जो हमारा chapter है, this is divided into two sections. So in the first half of the chapter we have seen the Gauss law and we have seen the application of Gauss law, right? And we have seen some basic terms regarding electrostatic field, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वो कॉन्सेप्ट हमने पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एक्सटेंड किया था, राइट? अब नेक्स्ट हाफ जो है चैप्टर का, दैट इज ऑल अबाउट कैपेसिटर. अब जो नेक्स्ट पोर्शन में हमें स्टडी करना है, दैट इज व्हाट इज कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसका एक्सप्रेशन. तो ये सब कुछ हमें अब नेक्स्ट पोर्शन में स्टडी करना है चैप्टर के, ठीक है? सो बेसिकली लाइक एसी सर्किट में भी थोड़ा बहुत कैपेसिटर पे डिस्कशन हमारा हो चुका है. सो लाइक देयर आर थ्री पैसिव डिवाइसेस दैट वी कॉल एज अ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सो आउट ऑफ दोस कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय such kind of symbol. So this is simply a symbolical representation of capacitor. This is not the construction. Okay. So capacitance of capacitor we denote it by capital C. So बच्चों यहाँ पे ये दो लाइंस क्या इंडिकेट करती है? It indicates the two parallel plates. Okay. And in between these two parallel plates there is a separation. Right? यहाँ पे एक separation होता है. अब कैपेसिटर क्या करता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कैपेसिटर क्या करता है? It stores charges. Capacitor stores charges, and as it stores the charges, that means it stores energy. What it stores? It stores energy in terms of electric field, right? Or as in directly I can say that capacitor stores electrical energy. जैसे कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, वैसे ही कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है. मतलब ही क्या? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, राइट? अब अगर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, चार्जेस को स्टोर कर रहा है, तो ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है जिसके बीच में सेपरेशन है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें कोई सब्सटेंस बोलो, मटेरियल बोलो, या फिर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो ये काम कर सके, राइट? क्योंकि कैपेसिटर कर रहा है मतलब क्या? कौन कर रहा है? कैपेसिटर ये काम कर रहा है मतलब एग्जैक्टली कौन कर रहा है? उसके बीच में ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है और उसके बीच में ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन में हमें एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस या फिर मीडियम कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करना है कि जो मीडियम ये काम कर सके. कौन सा? टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस और टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. And that particular medium or that particular substance that is introduced in between these two parallel plates of capacitor, this is called as a dielectric. अब समझ में आया? अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग जो है वो तो डाइलेक्ट्रिक लिखा है, बट डिस्कशन क्यों कैपेसिटर के बारे में हो रहा है? तो बच्चों, चैप्टर का नेक्स्ट हाफ सेक्शन अगर हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो मीडियम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, that medium, that substance is called as a dielectric substance. Understood? So now we'll discuss the dielectric substance. So basically एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी that dielectric substance is a kind of substance or a material that stores the electric field, right? Or that stores the energy in terms of electric field. Okay? So अब देखो, इतना ही डिस्कशन या फिर एक्सप्लेनेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का सफिशिएंट नहीं है. ये तो बस मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से. सो बच्चों, अब देखो, हम स्टेप वाइज जाते हैं. कोई क्वेरी हम नहीं रखेंगे पीछे, सो दैट आपका हर पॉइंट क्लियर हो. ओके? सो बेसिकली आपको पता है कि मटेरियल जो है, अब वैसे तो मटेरियल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, फिर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं. ये हमने क्लासिफिकेशन जो किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, राइट? सो हम जनरल बात करेंगे कि सपोज हमारे पास मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कंडक्टिंग मटेरियल
और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही ऑल्टरनेटिवली हम कहते हैं इंसुलेटर, राइट? सो बेसिकली we classified the material into two types, okay, that is conducting, non-conducting, that we also call as an insulator, right? And now this dielectric material is nothing but insulator. ये dielectric material जो है आपके, ये conducting नहीं है, ये conducting नहीं है, तो ये क्या है? insulator है, which stores the energy in terms of electric field, which stores the electric charges, okay? So अब अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका इंसुलेटर है तो जो प्रॉपर्टीज इंसुलेटर होगी वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की होना चाहिए. सो यू बेटर नो दैट इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं, मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है तो उनका मोशन ही नहीं होगा, उनका मोशन ही नहीं होगा तो कंडक्शन ही नहीं होगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ अ इंसुलेटर नो कंडक्शन टेक्स प्लेस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. अंडरस्टूड? नाउ इन द सिमिलर वे as we have called our dielectric as insulator, so this property is shown by dielectric too. What is that? Dielectrics are the substance that does not contain a free electron. So dielectric में भी जो electrons होते हैं, जो charges होते हैं, वो कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं, ठीक है? करके डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कह सकते हैं? इंसुलेटर कह सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी इंसुलेटर होगी सारी की सारी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक ओबे करेगा. डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज इंसुलेटर जस्ट बिकॉज बोथ कंटेन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके? दोनों में कंडक्शन नहीं होता है, बट देयर इज वन बेसिक डिफरेंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में. अब टॉपिक तो हमारा डाइलेक्ट्रिक चल रहा है तो हमें कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है, बट अगर हम सिमिलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा. सो आधा अधूरा नॉलेज जो होता है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, सो कंप्लीट नॉलेज जो है वो हमें गेन करना है. सो डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड एज इंसुलेटर जस्ट बिकॉज both contains bounded electrons, both does not contain a free electrons, okay? So and that's why insulator में conduction नहीं होता, right? मतलब this insulator does not response to external electric field E bar, right? मतलब आप insulator को लो और external electric field में रख दो तो वो insulator एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा. इट डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स व्हेन यू प्लेस इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? बट अबाउट डाइलेक्ट्रिक के केस में अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E bar. So that is basically the difference between dielectric and insulator. So definition भले ही हम करेंगे that dielectrics are nothing but the insulators or insulating material which stores the energy in terms of electric field. हो गई definition कि dielectric को insulator कह दिया. क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? bounded electrons है. but difference भी ध्यान में रखो, difference ये है कि इंसुलेटर्स जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, but dielectrics when you will place it in an external electric field then it responses to an external electric field, it get electrified, जिसे हम कह सकते हैं in the direction of electric field. and this dielectric consists of electric dipole moment. इंसुलेटर में ऐसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स नहीं होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से ही वो एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं. एक तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होगे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगे. सो सेम हो ऑपोजिट हो, लाइक असिस्ट करो या अपोज करो, बट रिस्पॉन्स तो करते हैं. क्यों करते हैं रिस्पॉन्स? बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके? सो दैट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर. सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये तो मैंने जस्ट एक आपको लाइक फैमिलियर करवा दिया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर की तरह होता है, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है.
अब मैंने ये कहा डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेस टू एन एक्सटर्नल अनलाइक इंसुलेटर dielectric responses to an external electric field, right? Why? Because it contains electric dipole moment. So now question arises, why dielectric possess electric dipole moment? So now let's see its explanation. So whatever we have discussed, इस पे से अगर हमें डायलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखनी होगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन that dielectrics are the insulator which stores electrical energy or which stores energy in terms of electric field, right? Second point क्या लिखेंगे हम? Dielectrics does not contain free electrons. So this is the property same as that of insulator. Okay. Third property क्या लिखेंगे हम? Dielectric responses to what? E external bar मतलब क्या? External electric field, right? So and white responses to the external electric field, this property is different as that from insulator. Okay, insulator does not responses to electric field, but dielectric, though it contains the bounded electrons, still it responses to the external electric field. Why? Because dielectric contains electric dipole moment, और जिसके पास भी dipole moment होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा. अगर फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा तो वो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी. ठीक है. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डाइलेक्ट्रिक्स की जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड गिव सम 2 to 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक. सो दिस इज ओके. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई डाइलेक्ट्रिक स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और व्हाई एंड हाउ डाइलेक्ट्रिक possess इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको होता है? अगर आपके पास ये डाइपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये है आपका सेंटर और ये है दोनों का सेपरेशन ऑफ ट्वाइस एल, राइट? सो इफ दिस इज अ केस दैट इफ यू हैव टू opposite charges, two equal and opposite charges separated by a certain finite distance, then it forms electric dipole. ये क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब कॉन्सेप्ट समझ के लो. डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है. हम चाहे तो हम डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, उसके 2 टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं हार्डली 10 मिनट्स में, बट हमें डेप्थ में जाके फिजिक्स डिस्कस करना है तो आप हर चीज पे फोकस करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. ठीक है. So this is basically electric dipole, okay, which consists of 2 equal and opposite charges separated by a certain finite distance, and you better know that each electric dipole has certain dipole moment, जिसे हम कहते हैं electric dipole moment denoted by P, and the direction of this dipole moment is from negative to positive charge, right? So ये हो गई dipole moment की direction, okay? So अब डाइलेक्ट्रिक जो है प्रॉपर्टी हमने लिख के रखी है कि डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इतना क्लियर है कि उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तभी वो एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा. अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो वो क्या होना चाहिए? इट itself should act like electric dipole. So that means a dielectric material, it's a kind of material which has or which acts like electric dipole. अगर ये प्रूफ हो गया तो yes we can say that it possesses the electric dipole moment, and if it possesses the electric dipole moment, of course it will respond to external electric field. Understood? अगर external field को response करेगा तो एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. तो ये चीज अब कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखो. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट? अब कोई भी मटेरियल हो काय से बना है? एटम से बना है, राइट? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके डिस्कस करना है दैट हाउ इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाउ इट possesses द डाइपोल मोमेंट. ओके. सो एनी मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक हो, कोई भी मटेरियल हो, काय से बना है? एटम से बना है, राइट? सो यू बेटर नो दैट एटम में क्या होता है? ये सेंट्रली, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो ये सेंटर में होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है
ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पे ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो यू नो दैट इनसाइड द एटम देयर इज अ सेंट्रल मैसिव पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड है, राइट, पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो ये इलेक्ट्रॉन्स खुद का एक क्लाउड फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अंडरस्टूड। सो मेन मोटो क्या है हमारा, वी हैव टू प्रूव दैट डाइलेक्ट्रिक स्टोर्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट रिस्पॉन्सेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होगा, जब उसे डाइपोल मोमेंट होगा, और जब डाइपोल मोमेंट कब होगा, जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। सो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एटम से बना है, एटम के अंदर क्या होता है सभी को पता है, सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है और अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, दैट वी कॉल एज अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस टू क्लाउड्स आर देयर, जिसे हम दो रीजन्स कह सकते हैं, एक ये हो गया नेगेटिव चार्जेस का रीजन और ये एक हो गया पॉजिटिव चार्ज का रीजन, ठीक है। सो ईच रीजन हैज इट्स सेंटर ऑफ चार्ज, राइट। सो या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब यहाँ पे दो क्लाउड्स है, दो रीजन है, एक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, एक है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का क्लाउड्स, ओके। सो ईच हैज क्लाउड मतलब क्या, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, जिसे हम प्रोटॉन्स कह सकते हैं, राइट। अब इसका एक पर्टिकुलर मास होगा, इसका एक पर्टिकुलर मास होगा पूरे क्लाउड का। सो इसे भी एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास होगा, इसका इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा, और इसका भी एक पर्टिकुलर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर देयर। सो इस रीजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे उन सारे क्लाउड का, उन सारे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का सेंटर मतलब मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, राइट। सो दिस वे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, दो क्लाउड्स फॉर्म हुए, दो रीजन फॉर्म हुए, दोनों का एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। और अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर दे तो यू कैन सी हियर इट्स एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट मीन्स अब कैसे एक्सप्लेन करना है हमें, ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन यू विल प्लेस इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन यू विल प्लेस इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है तब तक आपका डाइलेक्ट्रिक जो है, मतलब ये भी चीज ध्यान में रखो, इन अब्सेंस ऑफ ई बार योर डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह ही रहेगा, ये कोई फील्ड को मतलब ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। जब आप इसे एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करोगे तभी क्या होगा, इस तरह से डाइपोल फॉर्म होगा, एंड डाइपोल है मतलब उसे डाइपोल मोमेंट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसे डाइपोल मोमेंट है, सो ऑब्वियसली वो फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा, सो ऑब्वियसली इट विल स्टोर दैट electrical energy or energy in terms of electric field. So this is the explanation that why dielectric stores charges or stores energy in terms of electric field, which actually differ it from insulator. But again I repeat, in the absence of external field, your dielectric will behave just like insulator. Understood? So now we'll discuss the types of dielectrics. ये सब कुछ जो है बहुत बेसिक है dielectrics, आगे आप कोर साइंस पढ़ोगे, बीएससी एमएससी करोगे तब भी डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको आएगा। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। So students, now we know that dielectric material is a kind of material which has the ability to store the electrical energy. It acts like an insulator because it also contains the bounded electrons, but the difference is this dielectric responses to external electric field. When you placed it in external electric field, there is a formation of two regions that we call as a cloud of positive charge, negative charge, separated polarization, उनका polarization हुआ है करके यहाँ पे हमने polarization भी लिखा है,
और दो चार्जेस अगर इक्वल और अपोजिट हो गए जिनमें एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस है, सो उसे हम कहते हैं डाइपोल, सो उसे डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट अगर है तो ऑब्वियसली वो फील्ड को रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, वन इज कॉल्ड एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अनदर इज कॉल्ड एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कोई भी हो, अब आपको एक पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में दो क्लाउड्स हो गए, दो रीजन हो गए, इट्स अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड ईच क्लाउड हैज इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, राइट, वेयर द होल मास इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो बस इसी के बेसिस पे हमें टू टाइप्स जो है डाइलेक्ट्रिक्स के, उसे डिफरेंशिएट या फिर क्लासिफाई करना है। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर नॉट कोइंसाइडेड, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनमें दोनों के सेंटर ऑफ मासेस जो है वो क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, राइट। मतलब यहाँ पे पोलराइज्ड रहेंगे, वो सेपरेटेड रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, दोनों क्लाउड्स के जो सेंटर ऑफ मास है ये ओवरलैप्ड रहेंगे, कोइंसाइडेड रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एज a molecule in which a center of mass of positive charges मतलब protons and does not coincide with the center of mass of negative charges मतलब electron, that is polar dielectric। अब इससे easy definition कोई नहीं हो सकती। So non polar dielectrics को कैसे define करोगे? On the contrary, a molecule in which center of mass of positive charges coincide with center of mass of negative charges, that is called as a non polar। मतलब इनका polarization नहीं हुआ है, दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है कोइंसाइडेड है, ओवरलैप्ड है, मतलब यहाँ पे टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं है, राइट। अब इसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करें तो ये पहली प्रॉपर्टी मतलब हो गई डेफिनेशन। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स a cloud of positive charge and the cloud of negative charge are quite separated by a certain distance, और अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड है certain distance है तो यहाँ पे क्या होगा, it will possess permanent electric dipole moment, right, even in the absence of external electric field, in absence of E external bar मतलब एक्सटर्नल फील्ड आपने प्रोवाइड नहीं भी की तो इन मटेरियल्स में ऑलरेडी एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि दोनों क्लाउड्स के सेंटर ऑफ मास जो है वो coincided नहीं रहेंगे, right। So this material, this polar dielectric possesses a permanent electric dipole moment even in the absence of external electric field, and on the contrary यहाँ पे क्या लिखोगे आप, it does not contain or possess permanent dipole moment in absence of E external bar, in the absence of E external bar, okay। So for the polar dielectrics doesn't matter whether you have placed it in external field or not, but as the center of mass are not coincided, so in this case it will possess a permanent electric dipole moment even in the absence of field। बट अगर इसे आप फील्ड के एब्सेंस में रखोगे तो दोनों के जो सेंटर ऑफ मासेस है वो कोइंसाइडेड है दोनों क्लाउड्स के, तो यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं रहेगा, जिसके वजह से दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं रहेंगे, मतलब चार्जेस रहेंगे बट उनमें फाइनाइट डिस्टेंस नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई इसे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, बट जब फील्ड में रखोगे तब ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हमें डेफिनेशन से मिला। सो ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका HCl, उसके बाद हो गया H2O, अल्कोहल हो गया, NH3 हो गया। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सो एग्जांपल बहुत सारे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। So all these are the examples of non-polar dielectrics, and as this polar dielectrics possess a net permanent dipole moment even in the absence of external field, and that's why it acts like a tiny electric dipole,
इट एक्ट्स लाइक अ टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल. बहुत छोटा होगा जो हमें आंखों से भी नहीं दिखेगा, बट स्टिल इट हैज अ here center of mass are not coincided, it has a permanent dipole moment and that's why it acts like electric dipole, जिसका dipole moment 10 raised to power minus 30 किलोमीटर की रेंज में होता है. अब आप बोलोगे किलोमीटर ये यूनिट कहाँ से आया? तो बच्चों डाइपोल मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला है आपका Q into twice L, right? Magnitude of one charge and the distance between two charges. So coulomb, charge मतलब coulomb, length मतलब meter. So this is the unit of dipole moment, that is coulometer. Okay, so इतना टाइनी डाइपोल की तरह एक्ट होता है जिसका डाइपोल मोमेंट 10 raised to minus 30 किलोमीटर होता है. ठीक है, अब अगर हम इसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, एग्जाम्पल से H2O, दूसरा हो गया हमारा HCl. तो ये देखो, ये हो गया आपका HCl, ये हो गया आपका Cl. ओके, और यहाँ पे ये हो गया आपका H, राइट. सो ये इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, HCl में H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है. सो दिस इज द क्लाउड ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ये हो गए इनके सेंटर ऑफ मासेस, ओके, which are separated by certain finite distance, which are not coincided, and that's why this is called as polar dielectrics. Okay, so अब यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया. तो इस केस के लिए ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन. दूसरा एग्जांपल है आपका H2O. H2O में भी क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये आपका H, ये दूसरा H, और इन बिटवीन ये रहा O. ओके, सो दिस इज O, दिस इज H, दिस इज H. सो यहाँ पे दो बॉन्ड्स हो गए, राइट. ये एक OH बॉन्ड, ये दूसरा OH बॉन्ड. ओके, दिस वन, दिस वन. ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो इट हैव अ सर्टेन बेंड शेप, और ये दो OH बॉन्ड के बीच का ये जो एंगल होता है, दिस इज ऑफ 105 डिग्री, दिस इज ऑफ 105 डिग्री. ओके, और स्पेशली इस H2O के पास, which is a kind of polar dielectrics, has a high dipole moment. It is 6.1 into 10 raised to minus 30 coulometer. So this is the dipole moment. This is dipole moment of this H2O molecule having a high electric dipole moment in this range. Understood? So this is all about polar dielectrics. Now talking about non-polar dielectrics. So non-polar dielectrics में बताया मैंने, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ये उनके एग्जांपल्स है. अगर अब हम इसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन. सो ये देखो यहाँ पे ये H, ये H. सो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन-पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दैट इज हाइड्रोजन. ओके, CO2 का अगर हम बताए तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से. ओके, सो दिस इज O, दिस इज C, दिस इज C, राइट. सो दिस इज, ये है आपका O. सो दिस इज CO2, this is your H2, this is your H2O, and this is your HCl. Okay, so this is all about polar and non-polar dielectrics. So basically just take a revision. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में दोनों क्लाउड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो क्लाउड्स है उनके सेंटर ऑफ मास सेपरेटेड रहेंगे करके उसे परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, जिसका डाइपोल मोमेंट -30 के रेंज में रहेगा. ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हो गए. सो फील्ड के अब्सेंस में भी ये टाइनी डाइपोल की तरह एक्ट करेंगे. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में दोनों क्लाउड्स के जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइडेड रहेंगे, ओवरलैप्ड रहेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस नहीं रहेगा करके डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा. इट विल नॉट एक्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो इट विल नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. These are the examples. This is just the diagrammatical representation. Okay, so this is all about types of dielectrics. Now let's see, when you place both these dielectrics in external electric field, then how the polarization takes place and how they respond to the external electric field. So basically now you are well familiar with what is polar dielectric and what is non-polar dielectrics. ठीक है, बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है हमने, तो फिर से वही सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली एक चीज पता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास नेट डाइपोल मोमेंट है इवन इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड,
बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर अब्सेंस ऑफ फील्ड में रखते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों होता है ये हमें पता है, ठीक है। बट important thing is no matter, doesn't matter whether it's polar or a dipolar dielectric, when you placed it in an external electric field, then dielectric है तो field को response करेंगे। स्टार्ट में ही मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है। तो how dielectric, how polar and non-polar dielectric responses to the external electric field, how the polarization takes place in both the types, now let's see. So accordingly, now we'll discuss the polarization of both, that is polar as well as non-polar dielectric in external electric field. इस पॉइंट को हम वन बाय वन भी देख सकते थे, पहले पोलर फिर नॉन पोलर के लिए, बट अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, अगर दोनों केसेस एट अ टाइम अगर हमारे आंखों के सामने रहे, तो ये कंपैरिजन हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि अगर हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे पोलराइजेशन होगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो यहाँ पे पोलराइजेशन कैसे होगा, कैसे वो फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। सो फर्स्ट केस में दोनों के लिए हम कंसिडर करते हैं कि दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को हमने अब्सेंस ऑफ फील्ड में रखा है, मतलब जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो वो केस क्या होगी, उसमें क्या होगा, और जब दोनों को उठा के हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो फिर किस तरह से पोलराइजेशन होगा, कंपैरेटिव स्टडी होगी, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ये जो बॉक्स है, ये सपोज ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक, विच डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। एंड सपोज यू हैव प्लेस्ड इट इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अभी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कितनी है, जीरो है। मतलब आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से रखा है कि दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, दैट इज देयर इज अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, देन you know that polar dielectric possess permanent dipole moment even in the absence of external field, right? तो इनके पास permanent dipole moments हो गए। अब dipole moments को symbolically ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस प्लस से, right? Because dipole moment तभी होंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। और डाइपोल मतलब क्या होता है, डाइपोल मतलब होता है two charges, two equal and opposite charges separated by a finite distance, right? So this way, इस तरह से even in the absence of field, the polar dielectrics will have permanent dipole moment, right? But this is the dipole moment of individual atom, but this dielectric consists of a number of atoms, and if we are considering atom as a whole, then you can see because of thermal agitation की वजह से क्या होता है, ये इंडिविजुअल एटम को तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, नो डाउट, but if you are taking this atom as a whole, then because of thermal agitation, what happens, the dipole moment of each atom is randomly oriented. The dipole moment p bar of each atom कैसा है, randomly oriented, और random orientation होने की वजह से डाइपोल मोमेंट तो है इंडिविजुअल एटम को, बट एटम एज अ होल अगर कंसिडर करें, सॉरी मटेरियल एज अ होल अगर कंसिडर करें, तो बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन the dipole moments of all the individual atoms are randomly oriented, and because of the random orientation, the net dipole moment of the molecule or this dielectric substance is found to be zero, okay. That means polar dielectric के केस में इंडिविजुअल एटम्स को डाइपोल मोमेंट है, बट एटम एज अ होल कंसिडर करें तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा, जीरो। और जीरो डाइपोल मोमेंट होने के वजह से इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल एक्ट जस्ट लाइक अ इंसुलेटर, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे अब हम क्या कंसिडर करते हैं, सेकेंड केस में, दिस इज फर्स्ट केस ए, ओके। सेकेंड केस में सपोज हमारे पास सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बट सपोज नाउ यू हैव प्लेस्ड दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने उठाया, कौन से डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात शुरू है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके रख दिया। अब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट्स है, राइट। देयर इज अ क्लाउड्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। सो एज सून एज यू विल प्लेस दिस polar dielectric in external electric field, what will happen, all the dipole moments which were randomly oriented in the absence of field now orient themselves along the direction of field। ये क्या करेंगे, सारे के सारे खुद को
फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। सेम चीज हमने मैग्नेटिज्म में स्टडी की है, राइट, जहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, जहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल देखा था, ये डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। सो इस तरह से, एंड नाउ यू कैन सी एज ऑल द डायपोल मोमेंट्स व्हिच वर रैंडमली ओरिएंटेड इनिशियली, जिसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट 0 था, अब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड की, सारे डायपोल जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे अब कहाँ चले गए, सारे के सारे फील्ड के डायरेक्शन में चले गए, और सारे फील्ड के डायरेक्शन में जाने की वजह से अब इस डाइलेक्ट्रिक को क्या रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट रहेगा, and it will electrified or it will respond to the external electric field, so the polarization will takes place in this way in case of a polar dielectric. इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहे तो ये केस क्या हो गई, क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, उसमें ये स्टूडेंट्स है। सो इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड मतलब इन द अब्सेंस ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, राइट, और जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करता है, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से वो टीचर को रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही ये मोमेंट्स फील्ड को रिस्पॉन्स, ये मटेरियल फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, हाउ इट रिस्पॉन्सेस। सो पहली केस वही कंसिडर करेंगे हम कि सपोज ये क्या है, ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक, पर कौन सा, अब ये हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और पहले कंसिडर करेंगे कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द केस, सॉरी एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, 0 है, ठीक है। सो आपको पता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होते, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो क्लाउड्स होता है उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओवरलैप्ड होता है, राइट, कोइंसाइडेड होता है, लाइक दिस। सो दिस इज अ केस लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ये दोनों एक में बताया, इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, कोइंसाइडेड है, ओवरलैप्ड है, इस तरह से, और करके नेट डायपोल मोमेंट ही नहीं है। सो इन केस में डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम को था, फिर भी नेट डायपोल मोमेंट 0 था, क्यों, बिकॉज रैंडम ओरिएंटेशन था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट ही नहीं है, सो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अब सपोज इस डाइलेक्ट्रिक को उठा के हमने कहाँ रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो यहाँ पे सर्टेन नॉन जीरो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड की। अब क्या होगा, आपको एक चीज पता है, पॉजिटिव चार्जेस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, राइट, फील्ड की रिस्पॉन्स करते हैं, और निगेटिव चार्जेस जो है वो फील्ड के ऑपोजिटली अलाइन होते हैं, राइट। कुछ सिमिलर चीज यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। ये दोनों अभी ओवरलैप्ड है, ये दोनों क्लाउड जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल का अभी ओवरलैप्ड है, बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करोगे, अब फील्ड तो है, टीचर आ गया इस क्लासरूम में, अब क्या होगा, जो अच्छे स्टूडेंट है वो टीचर को रिस्पॉन्स करेंगे, जो नहीं सुनते हैं वो अपोज करेंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, जैसे एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड की, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहा जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो क्लाउड है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहा जाएगा ऑपोजिट, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फिर ये इस तरह से होगा, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, लाइक दिस, राइट, दिस इज योर निगेटिव, पॉजिटिव। सो इस तरह से होते जाएगा, लाइक दिस, this is negative, this is positive, okay, so this way जो पहले दोनों के सेंटर ऑफ मास ओवरलैप थे, जैसे ही फील्ड प्रोवाइड की, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास था वो फील्ड के डायरेक्शन में सेट हुआ, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास था वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अलाइन हुआ। सो इस तरह से दोनों क्लाउड सेपरेट हो गए, दोनों के सेंटर ऑफ मास सेपरेट हो गए, उनके बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब डायपोल मोमेंट हुआ, और ये इस तरह से फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। सो नाउ इट विल पोजेस नेट डायपोल मोमेंट, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड तो है नहीं, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, सो ऑब्वियसली इट विल पोजेस नेट डायपोल मोमेंट। सो दिस वे द पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। अब टेक्स्ट बुक में क्या किया है, पहले
एक केस दी है फिर दूसरी केस दी है, तो एट अ टाइम पढ़ने से बेटर है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करो सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब पोलराइजेशन जो है यहाँ पे कॉमनली दोनों के लिए कॉमन है, सो ये केस ए थी, ये बी, इसमें भी ये केस ए, ये केस बी, ठीक है। सो इस तरह से हमने कंपैरेटिव स्टडी किया दोनों का। अब ये पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो बच्चों पोलराइजेशन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। बट अब फिजिकल डेफिनेशन अगर देखें हम इसकी सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे मैग्नेटाइजेशन को हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इन द सिमिलर वे पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे मैग्नेटाइजेशन था, यहाँ पे पोलराइजेशन है, वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। और सिंबल और फॉर्मूला अगर देखा जाए तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है chi e into e and this is vector, so it is given by arrow on its head, okay। ससेप्टिबिलिटी जो है ये chi e जो है, where this chi e is equals to what, chi equals to क्या हो जाएगा p bar upon e bar, right। so this chi e is called as electric susceptibility। जैसे chi को हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा था, वैसे ही chi e this is called as electric susceptibility, electric susceptibility, ओके। और आपको याद होगा तो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन किया है chi is equals to m by h, right। so it's a ratio of magnetization to the magnetic intensity। similarly chi equals to क्या है p upon e, p क्या है polarization, e क्या है electric field intensity। so यहाँ पे magnetization magnetic field intensity, polarization electric field intensity, this is magnetic susceptibility, this is electric susceptibility। so similar terms are there because electrostatics and magnetization इनकी स्टडी क्वाइट सिमिलर है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस भी है, ठीक है। so ये सब कुछ कंपैरेटिव, इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, और अगर ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो आई होप दिस इज, ये जो कॉन्सेप्ट था होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ये आपको समझ में आया है। सो बेसिकली वी हैव सीन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स, व्हेन वी यूज दिस डाइलेक्ट्रिक्स इन केस ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, ओके। सो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या वो देखा, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की सिमिलैरिटीज देखी, एट द सेम टाइम डिफरेंस देखा, उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स देखे, दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे, वो कंपैरेटिव स्टडी थी, जो आप अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो दोनों रिस्पॉन्स करते हैं, दोनों पोलराइज्ड होते हैं। सो पोलराइजेशन कैसे होता है ये हमने देखा, उसमें दो केसेस कंसिडर की, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एंड दिस इज अ सिंपल term that is polarization, this is electric susceptibility, it's a ratio of two similar quantities and that's why this susceptibility is found to be dimensionless quantity, dimensionless quantity, okay। so this is all about dielectrics and polarization, prepare it, okay। डिफरेंस आए तो डिफरेंस भी लिखते आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आए तो डिस्क्रिप्शन भी लिखते आना चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we'll start the capacitor. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.